सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के साथ थर्सडे के एपिसोड में आप सबका या एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत वोलेटाइल सेशन था कल। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी, तमाम न्यूज़ फ्लोज के बीच में, आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट के बीच में काफ़ी उठापटक, लेकिन इवेंचुअली फाइनली क्लोज्ड इन ग्रीन। कल तो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी की तैयारी करनी है आपको। हालांकि संकेत एकदम फ्लैटिश ओपनिंग के हैं, जैसा ये दिख रहा है वैसे ही एशिया कामकाज कर रहा है। हाँ, यूएस में कल जरूर आधे % का उछाल था, पर वो लार्जली एशिया उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट कर नहीं रहा है। सारा एशिया सबड्यूड ही ट्रेड कर रहा है आज थर्सडे के दिन। लाइए पिच, लाइए ग्राउंड, दिखाइए स्टेडियम, कैसा मूड है वो दिखाइए जरा। ये आ गई बढ़िया, हल्के हल्के क्लाउड्स हैं तो धूप ज़्यादा लगेगी नहीं खिलाड़ियों को। बाकी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अपनी जगह सक दिख रही है। कैसा मूड? मूड तो भाई अच्छा है। और देखिए, हमने कहा था कि प्रदर्शन तो आपके खिलाड़ियों को पता होगा, कल भी वैसे ही है। यूएस में कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो बढ़िया सब माहौल एकदम अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो पिच पे एक्चुअली पिच में अपने जो भारत में है ना, मुझे को लगता है कि सबसे बड़ा इस समय जो इवेंट होने वाला वो इलेक्शन है, उसकी अभी डिस्काउंटिंग नहीं हुई है और वो डिस्काउंटिंग होगी 30 को। हाँ, थर्सडे को होगी, फ्राइडे को उस पर रिएक्शन होगा। क्योंकि पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि क्या होने वाला है स्टेट इलेक्शन में, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जब तक वो एग्जिट पोल नहीं आ जाता तब तक मोटा मोटा अंदाज़ा नहीं लगे, तो उसकी डिस्काउंटिंग मार्केट कर नहीं पा रहा है अभी। तो पता नहीं क्या होने वाला है उसमें। तो मुझे लगता है कि उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। बीच बीच में ये जो बयान आ जाते हैं ना, आरबीआई गवर्नर जी ने कल बोला या अचानक से क्रूड में कुछ हो जाए, तो वो एक ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन ट्रेंड लाइन आपको तभी मिलेगी जब इलेक्शन के कुछ मोटे मोटे आसार 30 तारीख को हमें पता चलेंगे। 3-0 होने वाला है, 0-3 होने वाला है, 1-2-2-1 क्या होने वाला पता नहीं अभी, लेकिन वो है मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ट्रिगर इस मार्केट को डायरेक्शन देने के लिए। और वहाँ से जो डायरेक्शन होगा फिर वो लंबा चलेगा। तो मुझे लगता है कि पिच तो ठीक है, आपकी बल्लेबाजी की जो एक्यूमेन है उस पर तय होगा कि आप क्या कर पाएंगे। ओके, चलिए टीम सामने रख देता हूं आपकी, देखते हैं बल्लेबाज कैसा करेंगे। अपन ने रीसेंट फॉर्म को देखते हुए इनको चुना है, खबरों को देखते हुए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पहला। कल इसके इन्वेस्टमेंट पैनल की मीटिंग थी जिसमें 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी जो है इनके महेश्वरम सबस्टेशन की तेलंगाना में, जिसपे 142-143 करोड़ रुपए खर्च करना है। बेसिकली ऑगमेंट करना है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी को। दूसरा जो प्रोजेक्ट मंजूर करा गया है वो है ट्रांसमिशन सिस्टम जो है इवैक्यूएशन ऑफ पावर खावड़ा एरिया गुजरात में, 224-225 करोड़ का। 142 और 224 ये हो गया 366 करोड़ रुपए के बोर्ड ने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को मंजूरी दी है। पावर के लिहाज से हमेशा इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की खबर अच्छी रहती है। इन ग्रीन रखा है खबर के दाम पे। दूसरा रख दिया टीवीएस मोटर्स, खबर अच्छी है सिर्फ उसके लिए। खबर ये है बेसिकली टीवीएस मोटर्स ने सबसे अच्छी पकड़ बना रखी है एक्स ऑफ इंडिया बाकी ज्योग्राफीज में साथ साथ। तो इन्होंने बहुत एग्रेसिव थे अपने एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर। अब वो उसमें एक कड़ी और जोड़ दी है वियतनाम में। कल शाम को अपडेट आ रहा था कि वियतनाम के बाजार में भी ये कंपनी अपने पैर जमाती हुई वहाँ पे लॉन्च कर दी है अपने कुछ 2 व्हीलर्स। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी, एक और ज्योग्राफिकल एडिशन होता हुआ डिसेंट खबर। इन ग्रीन के साथ चलते हैं। अब लेकर आइए इंटरग्लोब एविएशन। इसको रख तो लाल दिया, नहीं क्रूड से को लेना नहीं, इतना ज़्यादा क्रूड को मॉनिटर नहीं करने की जरूरत, वो तो एवरेज प्राइस पे चलता है। लेकिन इंटरग्लोब एविएशन के लिए इंटरेस्टिंग खबर है। इनको एक पहले टैक्स डिमांड नोटिस आया था असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए, असेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए, जिसको लेकर इन्होंने वहाँ असेसिंग ऑफिसर के सामने अपनी बातचीत रखी थी। सीआईटी अपील यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स का दरवाजा खटखटाया था। वो उनका ऑर्डर सामने आता हुआ, टैक्स ऑर्डर, जिसमें उन्होंने फिर वही पैसा सामने रख दिया है। जजमेंट इनके फेवर में दरअसल उस असिस्टेंट ऑफिसर की तरफ से नहीं आया है।
अमाउंट तगड़ा है। अब 2016-17 के लिए जो अमाउंट था वो था 740 करोड़ रुपए का, और 2017-18 के लिए जो अमाउंट था वो था 927 करोड़ रुपए का। हालांकि कंपनी कह रही है कंटेस्ट, अब अमाउंट बड़ा है, कंटेस्ट करेंगे, अप्रोप्रिएट लीगल रेमेडीज तलाशेंगे, वो सब अपनी जगह है, पर इस समय वो खबर दिक्कत वाली, इसीलिए इंटरग्रेवेशन को आज के लिए लाल रखा है। हाँ, क्रूड जोड़ना है तो क्रूड भी कहाँ वापस बाउंस बैक करेगा, कोई गिरावट नहीं, चाहे टले ना टले, ओपेक की बैठक, क्रूड 10 का 10 खड़ा हुआ है। खैर क्रूड से मत प्ले को जोड़िए, इनकम टैक्स का जो नोटिस, या फिर इनकम टैक्स के नोटिस से अच्छा कहें कि वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स ने तो इनकी अपील खारिज कर दी, बहुत दिक्कत की बात है इनके लिए, तो लाल रखा है। ओके, तो अगले जो हमारे हमारे शुरू ही कर रहे हैं अभी। तो एक तो मैंने CDSL रखा है पहले, कल ऐसे इन्होंने जानकारी दी, बिजनेस अपडेट टाइप का समझ लीजिए आपकी, 10 करोड़ डीमैट अकाउंट होने इनके पास, जिसको ये मैनेज कर रहे हैं, और इनका दावा है कि पूरे एशिया में इतना ज़्यादा अकाउंट किसी के नहीं। तो ये तो एक बिजनेस अपडेट है, लेकिन ये इंडिया की जो इक्विटी स्टोरी है ना, उसको इंडिकेट करता है कि बहुत बड़ी बात है कि एक्टिव अकाउंट 10 करोड़ ये इनके साथ जुड़े मैनेज कर रहे हैं, और SIP बढ़ रही है। तो आपने देखा होगा, हालांकि ये खबर मुझे लगता है मार्केट वाले से पहले सेंस करे रहता है कि जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी कंपनियां हैं, सारी कंपनियों ने पिछले 15-20 ट्रेडिंग सेशंस में तूफानी तेजी दिखाई है। आप चाहे जिसको देखिए, आप कैम्स को देखिए, किसी को भी। लेकिन चलिए वो ठीक है, वो हो गया, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं, जिस तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और एक तरीके से डुओपोली टाइप की बनी हुई है, उसका फ़ायदा इनको लगातार मिल रहा है। तो CDSL को इसीलिए मैंने इसमें रखा हुआ है। इसके बाद के मेरे जो 3 स्टॉक हैं वो एक ही थीम पे, तो मैं 3 बता देता हूँ आपको। थीम एक ही, लेकिन खबरें थोड़ी सी अलग अलग है। एक खबर तो ये कि ओबेरॉय रियल्टी को हमने इसमें रखा है कि आपको याद होगा 2 दिन पहले उन्होंने कहा था थाने के पास एक बड़ा प्रोजेक्ट फॉरेस्ट विले लॉन्च करने वाले हैं। ये विले है, यू हटा दो, उसमें VI है। तो फॉरेस्ट विले में आज इकोनॉमिक टाइम्स में इन्होंने 2-3 पन्ने का बहुत बड़ा सा विज्ञापन दिया है कि 1.25 करोड़ का इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 1.87 करोड़ का, और स्टूडियो अपार्टमेंट। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, अदरवाइज इस तरह की खबरों पे नहीं लेता हूँ मैं, क्योंकि जिस क्वालिटी के बिल्डर हैं और जिस प्राइस रेंज में लॉन्च कर रहे हैं वो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है। मैंने बात भी की थी कल एक आध एक्सपर्ट से, तो उन्होंने बोला कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे उन्होंने लॉन्च किया है, कंसिडरिंग कि कौन लॉन्च कर रहा है। और स्टूडियो अपार्टमेंट मुंबई में बहुत बड़ी ऑन डिमांड है। मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा इनको करेगा। अब इसी को एक्सपेंड कर देते हैं इस खबर को, तो कीस्टोन डेवलपर्स रियल्टर्स, जिसको आप रुस्तम जी कहते हैं, और मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, खबर ये है, वो भी ET में छपी हुई खबर है कि लग्जरी अपार्टमेंट की इन्वेंट्री 15 साल के लो पर चली गई है साउथ और सेंट्रल मुंबई में। साउथ मुंबई मतलब चर्चगेट से दादर तक, सेंट्रल आप मान लीजिए उधर थोड़ा सा मुलुंड से इस साइड में। और 722 अपार्टमेंट बिके हैं अभी हाल फिलहाल के लॉन्च में, जिनकी कीमत 10 करोड़ एंड अबव है। तो इतनी बड़ी डिमांड है लग्जरी अपार्टमेंट की, बड़े अपार्टमेंट की साउथ मुंबई में। हम लोग रोज़ सरप्राइज होते हैं कि कौन खरीदता है, लेकिन आप नंबर आप देखिए कि इन्वेंट्री एकदम नीचे चली गई है और रोज़ बिक रहे हैं। तो कौन बड़े बिल्डर इधर लॉन्च कर रहे हैं? लोढ़ा जी हैं, रुस्तम जी हैं, और ये मन इंफ्रा है। इन्होंने तो एक बहुत ही सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो इन स्टॉक्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये स्टोरी चले जा रही है, कहीं पे इसमें रुकने के कोई संकेत दिख नहीं रहे। तो ये इसलिए मैंने 3 स्टॉक मेंशन किए कि लग्जरी रियल एस्टेट, साउथ मुंबई, थोड़ा सा सेंट्रल मुंबई का भी तड़का इसमें ले लीजिए। हाँ, ओबेरॉय तो बहुत दूर सबर की कहानी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी दिख रही है यहाँ पर मुझे। ओके, अगले स्टॉक्स में भाई एक रिजल्ट आया था कल बाजार बंद होने के बाद, वो था होनासा कंज्यूमर का, मामाअर्थ। नंबर्स तो अच्छे हैं, वो चीफ मम्मा ने डिलीवर तो कर दिया है। आय 21% का उछाल, 21% आय के सामने इबिटा 53% का जंप हुआ। क्या मतलब? मार्जिन्स बढ़िया एक्सपैंड कर गए, 6.4 वाले 8.1 पे, यानी कि 170 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स एक्सपैंड हुए।
मुनाफा इसी के कारण डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल, 95% मुनाफे पे जंप है। हालांकि बेस छोटा था भाई, 15 करोड़ वाला 30 करोड़ रुपए आसपास पहुंचा, 29 करोड़ रुपए के आसपास। पर पूरी तरह से इस रिजल्ट के हाईलाइट हैं, जो बीट नजर आ रहा है या फिर जो अच्छे नतीजे नजर आ रहे हैं, वो प्योरली मार्जिन एक्सपेंशन के चलते। तो नंबर्स को ग्रीन रखा है मैंने, नंबर से चलते। पर एक बात ध्यान रखिएगा, देखना पड़ेगा इसको, की मॉनिटरेबल मेरे लिए, आईपीओ से पहले एड स्पेंड रिड्यूस हुए इस पहली छमाही में। दरअसल पहले से कंपेयर करेंगे तो एड स्पेंड रिड्यूस हुए थे। तो जब मैनेजमेंट जुड़ेगा तो उनसे जानने की जरूरत होगी फिर ये एड स्पेंड रिड्यूस्ड क्यों हुए थे। रीइंस्टेट करेंगे तो फिर मार्जिन पे कितना खामियाजा आएगा, वो सब अपनी जगह है। पर नंबर्स से कोई कंप्लेंट नहीं, मामाअर्थ के नंबर्स ठीक ठाक हैं। एटलीस्ट अगर आप रिजल्ट की बात कीनली वेट कर रहे थे क्वार्टर टू परफॉर्मेंस का, तो डिसअपॉइंट नहीं किया है। 2 लार्ज ट्रेड्स हुए कल के ट्रेडिंग सेशन में। एक था EID पैरी, मैंने इनफैक्ट दोनों लार्ज ट्रेड्स को रेड रखा है। EID पैरी में अंबादी इंटरप्राइजेज ने 40,30,000 शेयर्स बेचे। अभी अंबादी इंटरप्राइजेज, दरअसल इसका शेयरहोल्डिंग पैटर्न जाइएगा, प्रमोटर एंटिटी के तौर पे नजर आएगी। तो प्रमोटर्स ने दरअसल कल 40 लाख प्लस शेयर्स इस कंपनी के बेचे। और वैसे भी 50% नीचे ही प्रमोटर होल्डिंग है, और प्रमोटर्स की अच्छी खासी बिकवाली। और लार्ज ट्रेड, अब जब मैं ट्वीट करूंगा, अभी मैंने करा नहीं है, जब आप करूंगा तो आप सब पूछते हैं बायर कौन है, वो बायर रिपोर्टेड नहीं है, सिर्फ सेलर का नाम सामने EID पैरी में प्रमोटर ने माल छोड़ा है। ऐसे ही एक लार्ज ट्रेड हुआ था SJS एंटरप्राइजेस को लेकर, जिसमें नामचीन इन्वेस्टर ने अपना अच्छा खासा चंक बेचा है। आशीष कचोलिया साहब ने कल 3,47,000 शेयर्स करीब 627-628 रुपए के आसपास बेचे। हो सकता है इनसे स्ट्रॉन्गर बायर सामने खड़ा हो, स्टॉक हरे में था, तो देखते हैं। लेकिन आशीष कचोलिया साहब ने सिर्फ 3.5 लाख शेयर के करीब बेचे हैं। उनके पास थे इस कंपनी के 10 लाख शेयर से ज्यादा, मोटा मोटी 10 लाख शेयर्स पकड़ लीजिए। तो क्या ओवरहैंग है, जो भी है देखते हैं। SJS एंटरप्राइजेस को भी लेकिन रेड लेके चल रहा हूं, मुझे पता नहीं बायर कौन है, पर स्टॉक की स्ट्रेंथ दिखा रही थी कल को कि हो सकता है कोई स्ट्रॉन्गर हैंड, कोई फंड वंड, पता नहीं कौन। तो इसीलिए वॉच आउट करेंगे बस, जो पता है उस डेवलपमेंट के बेसिस पे तो रेड रखा है मैंने दोनों को, उधर प्रोमोटर एंटिटी की सेलिंग, इधर एक इन मार्की इन्वेस्टर की सेलिंग। तो ये होगा 6 स्टॉक्स पूरे। ओके, 6 स्टॉक आपके हो गए। तो अगले 2 स्टॉक मेरे जो है वो REC PFC है। एक खबर तो आशीष ने बताई कि फंड रेज कर रही है कंपनी, लेकिन मैंने तो इरेडा के चक्कर में बोला है। देखिए, इरेडा कल दूसरा दिन था उनका, आज तीसरा दिन होगा, तेज़ी से सब्सक्राइब हो रहा है। लेकिन ये जो पूरी स्टोरी है ना पावर फाइनेंसिंग की, ये नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। और बहुत मैंने एक बार एक्सप्लेन भी किया था कि पावर सेक्टर पूरा ना फाइनेंसिंग के लेवल पे, डिस्कॉम के लेवल पे, जेनको के लेवल पे कम्प्लीटली सेफ हो चुका है। उनकी लाइफ में कोई रिस्क नहीं है। अब जो भी रिस्क है वो सरकारों का है कि आप फ्री बिजली बांट रहे हो तो आप झेलो, इनका पैसा नहीं रुक सकता, ये आप मान के चलिए। तो इसीलिए चाहे वो PFC हो चाहे REC हो, ये डबल ट्रिपल इसलिए हुए हैं कि इनके जो फाइनेंसिंग रिस्क होती थी वो ख़त्म हो रही धीरे, और अभी कुछ समय बाद, 1 आध साल बाद 0 NPA पे काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इरेडा को इसीलिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। REC PFC दोनों को रडार पे रखिए, रुक के हमेशा इनमें मोमेंटम आता है। मुझे लगता है कि ये एक फ्लेवर है, इसको आज रखा जा सकता है इरेडा के संदर्भ को देखते हुए। 6 स्टॉक हो चुके हैं, छोटा सा एक ब्रेक, अगले स्टॉक 4 ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक्स में भारत डायनेमिक्स, इस पर एक रिपोर्ट भी आई है इनक्रेड इक्विटीज़ की, और उन्होंने 1300 रुपये का लक्ष्य दिया है इसमें। अभी कितना चल रहा है, 1090। कारण इन्होंने ये बताया है कि इनके पास पहला जो H1B था ना, इसमें उन्होंने 1600 करोड़ के ऑर्डर जीते हैं, और अब इनकी कुल ऑर्डर की संख्या, मतलब मात्रा हो गई है 20,800 करोड़, जो कि काफ़ी है इनके अगले कई सालों के कामकाज के लिए। तो इस तरीके से जो लगातार ग्रोथ दिख रही है वो बहुत ही मजबूत इनको दिख रही है, और इसलिए इनका ये मानना है कि अपना रेवेन्यू गाइडेंस जो 2600 करोड़ का इन्होंने दिया है उसको ये मेंटेन कर पाएंगे, और 20 से 23% के बीच मार्जिन भी कमांड कर सकते हैं ये। तो इसलिए उनको लगता है कि इसमें खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि एड की कॉल है, मतलब और ख़रीदो 1300 रुपये के टारगेट के साथ। अगला स्टॉक है बजाज ऑटो, और
इस पर भी एक रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, और उन्होंने 6,229 का टारगेट दिया है। उन्होंने लॉजिक ये दिया है कि जो ट्रायम्फ इन्होंने सेल्स रखी है उसका रिस्पॉन्स बेटर देन एक्सपेक्टेड है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि 10,000 यूनिट हर महीने उत्पादन करें और उनको ये बेचें। बहुत स्ट्रॉन्ग सेगमेंट इनके चेतक ईवी को भी मिल रहा है, और नया मॉडल उसका अगले महीने लॉन्च करने की तैयारी है। 20,000 पर मंथ उसको भी है उत्पादन और बेचने का लक्ष्य है चेतक ईवी वाले का। तो ये तो सब इसकी बिजनेस ट्रिगर्स की कहानियाँ हैं 3 व्हीलर 4 व्हीलर की। बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप इसको देखें ना वैल्यूएशन के लिहाज से, तो ये सबसे सस्ता स्टॉक है इस समय ऑटो, जबकि इसका भाव आपको देख के लगेगा 5700 रुपये हो गया, बहुत महंगा। एक्चुअली बहुत चीप है, 20,000 करोड़ तो कैश पड़ा है बैंक बुक्स पे, तो कंपेरेटिवली बजाज ऑटो चीपेस्ट स्टॉक है ऑटो का, तो इसलिए हो सकता है मैं स्टैनली ने ये लॉजिक लगा रखा हो, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पीरामल फार्मा, और इस पे जेफरीज की रिपोर्ट 135 का लक्ष्य है, और वो भी काफ़ी अच्छी बातें इनके बारे में कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि 13% के CAGR से रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे और 10,000 करोड़ की ये पार कर सकते हैं। तो ये स्टॉक जब कार्व आउट हुआ था उसके बाद ये बहुत बुरी तरह से पिटा, 70 रुपये से चला गया, फिर वहाँ से एक रिकवरी आई है। तो इन्होंने जो CDMO को फॉर्मेट बनाया है और तमाम चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, उसमें समय लगेगा थोड़ा, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो गया तो स्टॉक यहाँ से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो पिरामल पे जो है जेफरीज की रिपोर्ट। 10वां स्टॉक है जुबिलेंट फूड, और इस पे CLSA की रिपोर्ट है, सेल की कॉल है, 503 का टारगेट है। तर्क ये है कि जो इनका पिज़्ज़ा का डोमिनेंस था वो धीरे धीरे टूट रहा है, अकेला भेद दिया लोगों ने। तो मोहल्ले वाले ना, आसपास की जो छोटी छोटी पिज़्ज़ा की दुकानें हैं, उन्होंने की तरफ से बहुत बड़ा इनको चैलेंज मिला है, और उसको ये पर स्टोर सेल्स के नंबर पे भी नहीं झेल पा रहे हैं, और ये रिस्क इतना बढ़ गया है कि आप और एक्सपेंड करोगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूड में जो ये CLSA तर्क दे रहे हैं वो सही बैठेगा, और इसमें भी कॉल है। ओके, बचे हुए 4 स्टॉक्स लाइए एक एक करके स्क्रीन पे। एक होम फर्स्ट फाइनेंस, आवाज की एक्सक्लूसिव पे कहती है कि हो सकता है एक लास्ट ट्रेड होता हुआ नजर आए। मैं लाल लेके ही चलता हूँ, हालांकि आपको याद होगा बीच में एक ऐसे साइकिल से गुजरा था बाजार, जब प्रमोटर हों, बड़े इन्वेस्टर्स हों, जब भी चेकआउट कर रहे थे स्टॉक उल्टा और तेजी दिखा रहा था। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, वॉरबर्ग जिसके पास ये पब्लिक होल्डिंग में नजर आएगा, ऑरेंज ग्लोव इन्वेस्टमेंट्स के नाम से 2.25 करोड़ से ज्यादा शेयर, जिसका एक छोटा सा अंदाज बेचा जाएगा, और ट्रू नॉर्थ जो इस कंपनी के प्रमोटर के तौर पे नजर आएंगे, उनके पास भी इस कंपनी के 1.6 करोड़ शेयर, उसका एक चंक बेचा जाएगा। कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपए के आसपास की लार्ज ट्रेड्स पॉसिबल है आज की ट्रेडिंग सेशन में, और पर कल की क्लोज सबड्यूड सी थी, उसके नीचे डिस्काउंट पे शायद ये सौदे होते हुए नजर आए। रखता लाल हूं, आप लोग वॉच आउट करिएगा, क्योंकि हो सकता है सौदे कौन सी विंडो पे हो रहे हैं, किस भाव पे हो रहे हैं, कौन मार्केट इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सब पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा। मैं लाल लेके जा रहा हूं आज के लिए। मुक्ता आर्ट्स को मैं ग्रीन ले जा रहा हूं। इन्होंने सऊदी अरेबिया के अल ओथियाम इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करा है, एक करार करा है, वहां पे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में सिनेमा घर एस्टैब्लिश और ऑपरेट करने के। ग्रीन रख दिया। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स को ग्रीन ले जा रहा हूं, पर ये अच्छा मूव ऑलरेडी डिलीवर कर रहा है, प्रीवियस हाइज के आसपास आके खड़ा हुआ है। आज एक्स डेट है, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला 2 रुपए हो जाएगा, इफेक्टिवली 1900 रुपए खड़ा हुआ है स्टॉक, 390-400 रुपए के आसपास आज ट्रेड करना चाहिए। ग्रीन लिखता हूं ऐसे स्टॉक पे। और SBFC फाइनेंस को मैं रेड लेके जा रहा हूं। ये कल मैंने कुछ पीयर सेट्स हाईलाइट करते अपनी टीम में, आज उनको नहीं ले जा रहा, लेकिन आज SBFC फाइनेंस को जरूर रखूंगा, क्योंकि सबसे म्यूटेड रिस्पॉन्स किसी IPO को मिल रहा है तो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि वैल्यूएशंस को लेके चिंता है। IPO आने में टल गया, 1 साल में वैल्यूएशन की तस्वीर डबल हो गई, 3 टाइम प्राइस टू बुक मांग रहे। और ये जो खड़ा हुआ स्टॉक है ना, उस IPO से पहले SBFC फाइनेंस, ये उससे भी ज्यादा स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसकी कुछ पॉकेट्स, कुछ पैरामीटर्स पे ये आपको फेड बैंक से बेहतर नजर आएगा, पर फिर भी जब फेड बैंक का करीब 2.5-3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, तो ये SBFC 4.25 टाइम्स प्राइस टू बुक पे खड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा सबड्यूड ट्रेड कर रहा है, क्योंकि बहुत ठंडा रिस्पॉन्स पीयर को मिल रहा है। मैं इसको रेड रखता हूं, आप लोग से वॉच आउट करिए। IPO और अबव के तौर पे जैसे कल मेंशन कर रहे थे कुछ स्टॉक, वैसे आज उसमें एक SBFC फाइनेंस। ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।